मैं पीयूष रंजन एग्ज़ाम फोबिया में आप लोग का स्वागत करता हूं। मैं आज आप लोग के बीच फिर से करीब 50 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट लेके हाजिर हूं। ये जो प्रैक्टिस सेट है आप लोग को बिहार दरोगा मेंस और आप बिहार ईएसआई के लिए भी इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, मैं आप लोग से सिर्फ इतना रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जो करीब आप लोग 10 मिनट सिर्फ इस क्वेश्चन को देखिए। ठीक है, सिर्फ 10 मिनट वीडियो को देखिए, आपको समझ में आ जाएगा जो किस हिसाब का क्वेश्चन है और आपका डिस्कशन कैसा कराया जाता है। ठीक है, बस आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है। ठीक है, तो अगर आप लोग को अच्छा लगता है तो चैनल को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, निजाम नामक व्यक्ति नहीं है, निजाम नामक भिश्ती ने किस युद्ध में हुमायूं की जान बचाई थी। देखिए, हुमायूं यह जो है मुगल वंश का दूसरा शासक था। ठीक है, बाबर के बाद कौन गद्दी पर बैठा था? हुमायूं। तो किस युद्ध में हुमायूं ने, निजाम नामक व्यक्ति ने हुमायूं की जान बचाई थी? तो इस युद्ध में ही शेर खान ने आपको हुमायूं को हराने के बाद शेर शाह की उपाधि धारण की थी। तो वह कौन सा युद्ध था? चौसा का युद्ध था। तो चौसा के युद्ध में जब शेर शाह से हारने के बाद, ठीक है, जब हुमायूं भाग रहा था तो वह पानी में डूब रहा था। ठीक है, तो वहाँ पे उसको निजाम नामक भिश्ती ने उसकी जान बचाई थी। और जब हुमायूं ने दोबारा गद्दी पर, दिल्ली की गद्दी पर बैठा तो इस निजाम को एक दिन के लिए गद्दी पर बैठाया और इस निजाम ने एक दिन के लिए ही चमड़े का सिक्का चलाया था। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन यह भी पूछा जा सकता है, जो मुगल वंश के किस शासक के शासनकाल में चमड़े का सिक्का चलाया गया था? तो हुमायूं के शासनकाल में। ठीक है, इसका समझ में आंसर आ गया, क्या है? चौसा के युद्ध में। ठीक है, अब देखिए, हुमायूं ने टोटल 4 युद्ध लड़े थे। देवड़ा का युद्ध, चौसा का युद्ध, बिलग्राम का युद्ध और एक सरेंद्र का युद्ध। ठीक है, तो चौसा के युद्ध के बाद जो है शेर खान ने शेरशाह की उपाधि धारण की और बिलग्राम के युद्ध के बाद, ठीक है, बिलग्राम को हम लोग कन्नौज के नाम से भी जानते हैं। बिलग्राम के युद्ध के बाद शेर खान जो है आपको पूरी तरह से दिल्ली पर काबिज हो गया। ठीक है, ये जो धर्मठ का युद्ध देख रहे हैं ये औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच हुआ था। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। पद्मावत। पद्मावत किस प्रकार की पुस्तक है? पद्मावत कैसी पुस्तक है? तो ये जो पद्मावत पुस्तक है यह आपको काव्य पुस्तक ली है। किस प्रकार की पुस्तक है? काव्य पुस्तक, मतलब कविता के आधार पर इस पुस्तक की रचना की गई है। और इस पुस्तक की रचना 1540 ईस्वी में, 1540 ईस्वी, या आप इसको लिख सकते हैं 16वीं शताब्दी में। किस शताब्दी में? 16वीं शताब्दी में। ठीक है, जब भी आप लोग ध्यान दीजिएगा, जैसे कि 1500 आ गया, ठीक है, यहाँ 1500 आ गया तो ये हो जाएगा आपका 16वीं शताब्दी। ठीक है, अगर मान के चलिए यहाँ पे 1600 आ गया तो ये आ जाएगा 17वीं शताब्दी। ठीक है, जैसे कि अभी 2000 है तो अभी हम लोग कह रहे हैं ना ये 21वीं शताब्दी है, बस उसी हिसाब से तो ये 21वीं शताब्दी है। तो उसी प्रकार से ये बुक आपको 1540 में लिखी गई थी। 1540 यानी 16वीं शताब्दी में आपको ईस्वी और 16वीं सदी दोनों। देखिए, अब पद्मावत सब जानता है, मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखी, लेकिन कब लिखी इसको जानना है। तो 1540 में 16वीं शताब्दी, 1540 या 16वीं शताब्दी में लिखी गई थी। ठीक है, तो यह जो पद्मावत है इनका मूल नाम पद्मिनी था। ठीक है, और यह चित्तौड़ के राजा रतन सिंह की पत्नी थी। ठीक है, जब चित्तौड़ पे अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था तो राजा रतन सिंह की मृत्यु हो गई थी। तो उसके बाद ये अलाउद्दीन खिलजी इनसे विवाह करना चाहता था, लेकिन इन्होंने विवाह नहीं किया और इन्होंने अपना जौहर दे दिया। ठीक है, जौहर मतलब आग में कूद जाना। जौहर उस समय में राजपूतों की कन्याएं करती थी जब उनके पति मर जाते थे या गिरफ्तार कर लिए जाते थे। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने यह कहा था कि पैगंबर के बाद उसी का स्थान है? तो दिल्ली सल्तनत का कौन यह सुल्तान है जिसने यह कहा था कि पैगंबर के बाद उसी का स्थान है? ठीक है, इसका किसी को PDF चाहिए तो वो इस नंबर पे अपना व्हाट्सएप करें। ठीक है, नंबर है 8809998475। ठीक है, 75 इस नंबर पर व्हाट्सअप करें, आपको PDF इसका मिल जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने यह कहा था कि पैगंबर के बाद उसी का स्थान है। देखिए, इस सुल्तान का नाम, वास्तविक नाम था बहाउद्दीन। ठीक है, और इस सुल्तान को उल्गू खां के नाम से भी जाना जाता है। और इस सुल्तान को उल्गू खां इसका दामाद नसरुद्दीन मोहम्मद ने रखा था। ठीक है, और इस सुल्तान ने आपको जिले अलाह की उपाधि धारण की थी, खुद से धारण की थी। ठीक है, और इसने राजत्व का जो सिद्धांत लिया था वह इसने फारस से स्वीकारा था। राजत्व का जो सिद्धांत था इसने फारस से लिया था। ठीक है, और इस सुल्तान ने अपने आप को ईश्वर का प्रतिनिधि बताया। ठीक है,
इस सुल्तान ने अपने आप को ईश्वर का प्रतिनिधि बताया और इस सुल्तान ने जो इल्तुतमिश ने आपको तुर्कान चहलगानी का गठन किया था उसको समाप्त कर दिया गया था। और इसी सुल्तान के शासनकाल में, इस सुल्तान के शासनकाल में मात्र एक बार विद्रोह हुआ था और वह हुआ था बंगाल का विद्रोह। तो ये सारी बातों को मैंने जिनके बारे में कहा है तो वह सुल्तान कौन सा है? बलबन। ठीक है, बलबन जो था दिल्ली सल्तनत का यह सुल्तान था जो कि पैगंबर के बाद उसी का स्थान है। यह सुल्तान ने यह बात कही थी। ठीक है, और इस सुल्तान ने आपको सिजदा और पेबोस प्रथा भी शुरू की थी। सिजदा का मतलब होता है जो भूमि पर लेटकर अभिवादन करना, किसका? राजा का। ठीक है, और पाबोस का मतलब होता है सुल्तान के पैरों को चूमना। ठीक है, और ये बातें सब बलबन ने शुरू की थी। और सिजदा और पाबोस प्रथा को ख़त्म किसने किया था? तो मोहम्मद शाहजहां ने। ठीक है, किसने शुरू किया था? तो शाहजहां ने शुरू किया था। और बलबन ने आपको फारसी त्यौहार नौरोज की भी शुरुआत की थी। ठीक है, तो ये सब बातें आपको बलबन के बारे में मैंने बता दिया है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। रियो 20 घोषणा पत्र का शीर्षक क्या था? रियो 20 घोषणा पत्र का शीर्षक क्या था? तो इस घोषणा पत्र का जो शीर्षक था आपको द फ्यूचर वी वांट था। क्या था? द फ्यूचर वी वांट। ठीक है, और यह जो रियो 20 सम्मेलन है इसको हम का आयोजन प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो कि रियो डी जेनेरियो 1992 में हुआ था कि 20 वर्ष पूरे होने के पश्चात किया गया था। यह रियो 20 सम्मेलन जो है आपको प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन जो कि आपको रियो डी जेनेरियो 1992 में हुआ था कि 20 वर्ष पूरा हो जाने के पश्चात किया गया था। ठीक है, और वर्ष 2012 में ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित रियो 20 सम्मेलन का घोषणा पत्र का शीर्षक था द फ्यूचर वी वांट। क्या था? फ्यूचर वी वांट। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अंतरिक्ष में स्थापित पहला संचार उपग्रह कौन सा है? बताइए। लूना है कि सोइज है कि एप्पल है कि स्कोड है? इनमें बहुत लोगों को कन्फ्यूजन हुआ होगा। ठीक है, तो अंतरिक्ष में स्थापित पहला संचार उपग्रह है स्कोड। क्या है? स्कोड। यह आपको 1958 में छोड़ा गया था। कब छोड़ा गया था? 1958 में। और यह जो एप्पल है यह आपको भारत का पहला संचार उपग्रह है जो कि आपको 1981 में छोड़ा गया था। ठीक है, समझ में आ गया। अब यह जो लूना है, लूना 3, यह पहला ऐसा अंतरिक्ष यान है जिसने चंद्रमा के पृष्ठ के चित्र भेजे जहाँ पृथ्वी जो है पृथ्वी उस जगह को नहीं देख पाती है, तो उस जगह का वह लूना 3 से चित्र भेजा गया। ठीक है, और लूना 9 यह एक ऐसा है जो कि चंद्रमा तल पर सफलतापूर्वक उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान है। ठीक है, सोइज क्या है? तो यह जो सोइज है, ठीक है, सोइज जो है आपको एक विदेश के केंद्र के द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक है, विदेश के केंद्र के द्वारा अंतरिक्ष में स्थापित किया गया था ताकि आपको रेडियो विकिरण के बारे में बताया जा सके जो कि वहाँ पे क्या हो रहा है। ठीक है, अंतरिक्ष में रेडियो विकिरण की क्या स्थितियाँ हैं। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। समुद्री तट किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? समुद्री तट किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? तो समुद्री तट जो है आपको डेनमार्क का है। किसका है? डेनमार्क का है। फ्रांस का क्या राष्ट्रीय चिन्ह है? तो लिली है। ठीक है, नीदरलैंड का क्या है? तो शेर है। ठीक है, और ईरान का क्या है? गुलाब का फूल है। और समुद्री तट किसका है? तो यह आपको डेनमार्क का है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सोजिम किस देश की संसद को कहा जाता है? सोजिम, तो सोजिम किस देश की संसद को कहा जाता है? पोलैंड। किस देश की संसद को? पोलैंड। नार्वे की संसद को क्या कहा जाता है? स्टॉटिंग। ठीक है, स्विट्जरलैंड की संसद को क्या कहा जाता है? तो फेडरल असेंबली। स्विट्जरलैंड के संसद को क्या कहा जाता है? तो फेडरल असेंबली। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय आपको जेनेवा में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? जेनेवा में। जेनेवा में देखिए दो चार का और मुख्यालय मैं बता देता हूँ जिसका जेनेवा में है। WTO, ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका भी कहाँ पे है? जेनेवा में। WMO, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, इसका भी कहाँ पे है? जेनेवा में। WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका भी कहाँ है? जेनेवा में। ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसका भी कहाँ है? जेनेवा में। ठीक है, रोम, खाने से संबंधित और कृषि से संबंधित जिस सब का मुख्यालय कहाँ पे है? रोम। ठीक है, वाशिंगटन में क्या है? देखिए बैंक से संबंधित जितना होगा सबका कहाँ मुख्यालय है? वाशिंगटन। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
44वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को किस भाग के अंतर्गत रखा गया है? देखिए, तो टोटल मौलिक अधिकार था 7, तो 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में आपको संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 300 क के तहत भाग 12 में रखा गया है। ठीक है, और भाग 12 में रखा गया और संपत्ति के अधिकार को विधिक अधिकार या कानूनी अधिकार बना दिया गया है। ठीक है, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा ही आप अनुच्छेद 20 एवं 21 को आपको आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, और 44वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा ही, ठीक है, 44वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा ही राष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति अगर कोई विधेयक दोबारा मंत्रिपरिषद के पास भेजता है और मंत्रिपरिषद फिर से दोबारा राष्ट्रपति के पास भेज दे, तो राष्ट्रपति उस सलाह को मानने के लिए बाध्यकारी है। राष्ट्रपति उस पर सलाह देगा ही देगा। ठीक है, यह व्यवस्था किस अनुच्छेद के तहत की गई? तो 44वें संवैधानिक संशोधन के तहत की गई। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधानों में मौलिक अधिकारों के संरक्षण का दायित्व किसके पास है? देखिए, मौलिक अधिकार भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35। ठीक है, अनुच्छेद 12 में राज्यों के बारे में चर्चा की गई है और अनुच्छेद 13 में यह कहा गया है जो राज्य या केंद्र सरकार कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगा जिससे लोगों के मौलिक अधिकार का हनन होता हो। ठीक है, जिससे कि लोगों का मौलिक अधिकार का हनन होता हो। ठीक है, तो अनुच्छेद 12-13 है, बाकी आप लोग 14 से 32 तक तो पढ़ ही चुके होंगे। ठीक है, अब देखिए, यह जो मौलिक अधिकार है इसको आपको भारत सरकार का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत सरकार का मैग्ना कार्टा। ठीक है, और मौलिक अधिकारों को के संरक्षण का दायित्व किसके पास है? तो यह आपको न्यायपालिका के पास है। किसके पास है? तो न्यायपालिका के पास है। ठीक है, अगर किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार हनन होता है तो वह अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय और अनुच्छेद 226 के तहत आपको उच्च न्यायालय में जा सकता है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस रीट के अंतर्गत जब न्यायालय को लगता है कि कोई व्यक्ति ऐसे पद पर बैठ गया है, कोई व्यक्ति ऐसे पद पर बैठ गया है जिस पर उसका कोई कानूनी हक नहीं है, तब लाया जाता है? ठीक है, तो किस रीट के अंतर्गत? जो कि अनुच्छेद 32 के तहत या अनुच्छेद 226 के तहत लाया जाता है, तो वह रीट है आपको अधिकार परीक्षा। क्या है? अधिकार परीक्षा। इसमें यह है, जब न्यायालय को लगता है कि कोई व्यक्ति ऐसे पद पर नियुक्त हो गया है जिस पर उसका कोई कानूनी हक नहीं है, और तब न्यायालय अधिकार परीक्षा आदेश के द्वारा उस पद पर कार्य करने से उस व्यक्ति को रोक सकता है। देखिए, अब परमादेश क्या है? परमादेश यह आदेश तब जारी किया जाता है जब न्यायालय को लगता है कि कोई सार्वजनिक पदाधिकारी, ठीक है, अपने कानूनी और संवैधानिक दायित्वों का पालन नहीं कर रहा है और इससे किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार प्रभावित हो रहा है, तब लाया जाता है। निषेध। देखिए, निषेध यह है जब कोई निचली अदालत, जैसे कि मान के चलिए पटना हाई कोर्ट निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करके, जब कोई निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करके किसी मुकदमे की सुनवाई करती है, तो ऊपर की अदालतें उसे ऐसा करने से रोकने के लिए आज्ञा जारी कर सकती है। ठीक है, समझ में आ गया? जब कोई नीचे की अदालत, ठीक है, कोई ऐसा काम करती है जो कि उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर होता है, तो ऊपर का न्यायालय उसको ऐसा करने से रोक सकता है। उत्प्रेषण क्या है? तो उत्प्रेषण यह है कि जब कोई निचली अदालत या सरकारी अधिकारी बिना अधिकार के कोई कार्य करता है, जब कोई निचली अदालत या सरकारी अधिकारी बिना अधिकार के कोई कार्य करता है, तो न्यायालय उसके समक्ष विचाराधीन मामले को उससे ऊपर पहुँचने के लिए कह सकती है। ठीक है, समझ में आ गया? अब हम लोग चलते, जैसे कि ठीक है, समझ उत्प्रेषण में यह भी है, जैसे कि मान चलिए निचली अदालत के पास जो है बहुत सारा फाइल हो गया, मतलब केस लोगों के पास जो केस है तो सबमिट वो लोग नहीं कर रहे हैं, केस की खाना पूर्ति नहीं कर रहे हैं जल्दी, तो सर्वोच्च न्यायालय कह सकता है जो आपके यहाँ जो लंबित मामला है उसको हमारे पास भेजे। ठीक है, आगे समझ में? अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है, ठीक है, और उपराष्ट्रपति इसकी तुरंत सूचना किसे देता है? बताइए। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है और उपराष्ट्रपति इसकी तुरंत सूचना किसे देता है? तो वह उपराष्ट्रपति जो है तुरंत सूचना इसकी किसकी देता है? लोकसभा अध्यक्ष को देता है। ठीक है, अब देखिए, राष्ट्रपति के बारे में जब आया है तो राष्ट्रपति के बारे में हम लोग कुछ बातें को जान लेते हैं। देखिए, राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन से भाग लेते हैं? संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, ध्यान से सुनिएगा, संसद के लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, और आपको लोकसभा ये विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, विधान परिषद के सदस्य इसमें भाग नहीं लेते हैं। किसके? विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। ठीक है, और इसमें आपको दिल्ली और पुदुचेरी
केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी भाग लेते हैं। ठीक है, लेकिन जब राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है तो इसमें संसद के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य दोनों भाग लेते हैं, लेकिन विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को और विधान परिषद के निर्वाचित सदस्यों को शामिल नहीं किया जाता है। ठीक है, अगर राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित कोई मामला होता है तो उसको कौन निपटाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय ही निपटाता है। कौन निपटाता है? सर्वोच्च न्यायालय ही निपटाता है। ठीक है, अब देखिए राष्ट्रपति कौन बन सकता है? जो राष्ट्रपति वह बन सकता है वह जो भारत का नागरिक हो। ठीक है, क्या हो? भारत का नागरिक हो। ठीक है, लेकिन वह भारत का नागरिक हो या वह 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो और वह लोकसभा की, ध्यान से सुनिएगा, वह लोकसभा की सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हत हो। ठीक है, और राष्ट्रपति में प्रस्तावक और अनुमोदक दोनों 50-50 होने चाहिए और राष्ट्रपति के लिए जमानत राशि कितनी है? 15,000 रुपये है। ठीक है, और यह जो जमानत राशि तब जब्त कर ली जाती है जब कोई राष्ट्रपति का उम्मीदवार 1/6 मत प्राप्त नहीं करता है तो उसकी जमानत राशि जब्त कर ली जाती है। ठीक है, अब हम लोग राष्ट्रपति से कुछ अनुच्छेद भी जान लेते हैं। तो राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत क्या कर सकता है? ठीक है, जैसे देख लीजिए, अनुच्छेद 52 में भारत के राष्ट्रपति के बारे में चर्चा की गई है, अनुच्छेद 52 में, और अनुच्छेद 53 में संघ की कार्यपालिका शक्ति के बारे में कहा गया है। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित बात कही गई है। ठीक है, अनुच्छेद 56 में आपको राष्ट्रपति का कार्यकाल से संबंधित बात कही गई है और अनुच्छेद 57 के तहत राष्ट्रपति पुनर्चुनाव के लिए योग्य है। ठीक है, अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण, अनुच्छेद 60 के तहत राष्ट्रपति शपथ ग्रहण करता है और अनुच्छेद 65 के तहत, ठीक है, और अनुच्छेद 65 के तहत उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना कितने महीने तक? मात्र 6 महीने तक। ठीक है, और अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान इत्यादि की शक्ति प्रदान करती है। ठीक है, तो ये सारा अनुच्छेद है। अब आगे और चर्चा हम इसके बारे में करेंगे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत की समुद्री तट रेखा की लंबाई को क्रम के अनुसार सजाइए। सबसे बड़ा कौन है, उसके बाद कौन है, उसके बाद कौन है? देखिए, सबसे बड़ा है आपको गुजरात। कौन सा है? गुजरात, जिसकी लंबाई कितनी है? 1214 किलोमीटर। उसके बाद कौन सा है? आंध्र प्रदेश, इसकी लंबाई कितनी है? 97.3 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद कौन सा है? तमिलनाडु, इसकी लंबाई कितनी है? 90.6 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद कौन है? महाराष्ट्र, महाराष्ट्र की लंबाई कितनी है? तो 652 किलोमीटर। ठीक है, समझ में आ गया? तो इसका सीरियल नंबर क्या होगा? गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। अब क्या करता है एग्जाम में, जो साले को पता है जो गुजरात का सबसे लंबा समुद्र तट है, तो कभी क्या करेगा? गुजरात ही गायब कर देगा, दे देगा आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश, गुजरात अगर नहीं दिया हो तो आंध्र प्रदेश, अगर आंध्र प्रदेश भी नहीं दिया हो तमिलनाडु, अगर तमिलनाडु भी नहीं दिया हो तो क्या हो जाएगा हमारा? महाराष्ट्र। ठीक है, आगे समझ में। हालांकि भारत के 9 राज्य आपको समुद्री तटरेखा से लगे हुए हैं और भारत के टोटल समुद्री तटरेखा की लंबाई कितनी है? 7516 किलोमीटर। ठीक है, और भारत के समुद्री तट से 4 संघ शासित राज्य भी सटे हुए हैं, जिसमें सबसे बड़ा है अंडमान निकोबार। ठीक है, और अंडमान निकोबार का आपका टोटल 1962 किलोमीटर आपको समुद्री तट से सटा हुआ है। ध्यान से देखिएगा, जब आपको वहाँ पे यह क्वेश्चन दे दे भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में, भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में सबसे बड़ी समुद्री तटरेखा किसकी है? तो वह तब हमारा हो जाएगा अंडमान निकोबार। ठीक है, और अगर सिर्फ राज्यों में पूछे जो किसकी समुद्री तटरेखा सबसे कम है, तो गोवा की है। किसकी है? गोवा की है। गोवा की कितनी है? 151 किलोमीटर। कितनी है? 151 किलोमीटर। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? देखिए, लक्षद्वीप की राजधानी सारे जानते हैं क्या है? कावारत्ती। ठीक है, टोटल लक्षद्वीप में द्वीप कितने हैं? 36। अब मात्र आबादी कितनी द्वीप पर है? 10 द्वीप है। ठीक है, लक्षद्वीप का जो आपको उत्तरी द्वीप समूह है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? अमीन देवी के नाम से। ठीक है, और दक्षिणी द्वीप समूह को हम लोग मिनिकॉय के नाम से जानते हैं, जो कि 9 डिग्री चैनल के द्वारा भारत से पृथक होता है। ठीक है, और यह जो मिनिकॉय है यह लक्षद्वीप का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। इसमें पूछा जा रहा है कि लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? तो लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? एडरॉट। कौन सा है? एडरॉट, जो कि आपको 4.90 किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किन्हीं 2 समानांतर अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी कितनी होती है? देखिए, अक्षांश रेखा क्या है? देखिए, ये है हमारी पृथ्वी का ग्लोब। तो ये जो ऐसी रेखा होती है ये होती है अक्षांश रेखा।
तो इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है किन्हीं दो समानांतर अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी, मतलब इसके बीच और इसके बीच की दूरी कितनी होती है। इसका हमारा क्या आंसर हो जाएगा 1 किलोमीटर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है, जो मान के चलिए यहाँ पे ये है जो आपको टोटल अक्षांश रेखा सेखा उत्तरी ध्रुव में टोटल कितनी अक्षांश रेखाएं ऐसे होती हैं। तो टोटल होती हैं कितनी 89। ठीक है, कितनी होती हैं 89। ठीक है, दक्षिणी में कितनी होती है भूमध्य रेखा से, तो 89 कितनी होती है 89। तो 89 कितना हो गया 9 9 18 और 8 8 16 178। ठीक है, और एक तो भूमध्य रेखा वाला भी हो गया, तो टोटल कितना हो गया 179। तो टोटल अक्षांश रेखाएं कितनी हो गई 179। जब उत्तरी में पूछे तो सिर्फ 89, दक्षिणी में पूछे तो सिर्फ 89। अगर उत्तरी और दक्षिणी दोनों मिला के पूछे तो क्या हो जाएगा 179। ठीक है, आ गया समझ में। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत की एवरेस्ट पर चढ़ने वाली द्वितीय महिला कौन है। ठीक है, भारत की एवरेस्ट पर चढ़ने वाले द्वितीय महिला कौन है। तो एवरेस्ट पर जो चढ़ने वाले द्वितीय महिला है वह है संतोष यादव। कौन है संतोष यादव। यह पहली बार आपको 1992 में चढ़ी थी और दूसरी बार यह आपको 1993 में चढ़ी थी। ठीक है, और यह कहाँ की हैं, यह आपको हरियाणा की हैं। और यह भारत की ही नहीं, यह आपको विश्व की प्रथम महिला है जो दो बार चढ़ी हुई हैं। ठीक है, अब देखिए बछेंद्री पाल भारत की सबसे पहली महिला है जो कि एवरेस्ट पर चढ़ी थी। कब चढ़ी थी 1984 में। और यह कब चढ़ी थी उत्तराखंड, यह 1984 में चढ़ी थी और यह आपको उत्तराखंड की है। ठीक है, और अरुणिमा सिन्हा यह भारत की पहली दिव्यांग महिला पर्वतारोही है। ठीक है, इससे पहले ये आपको वॉलीबॉल की खिलाड़ी थी, लेकिन एक ट्रेन दुर्घटना में इनकी पैर कट जाने के कारण इन्होंने पर्वतारोही पर अपना दिलचस्पी दिखाई और इन्होंने भारत की पहली दिव्यांग महिला पर्वतारोही होने का गौरव प्राप्त किया। और यह जो अरुणिमा सिन्हा कहाँ से हैं, यह उत्तर प्रदेश से हैं। अगर आपसे पूछे सबसे कम उम्र की भारत की महिला पर्वतारोही कौन है, तो वह हैं मालवथ पूर्णा, जो कि आपको तेलंगाना की हैं। कहाँ की हैं, तेलंगाना की है। ठीक है, देखिए माउंट एवरेस्ट टोटल कितने किलोमीटर लंबा है, सारे जानते होंगे 8848। कितना है 8848 किलोमीटर लंबा है। ठीक है, अब कभी कहीं बताया जा रहा है 8850 है, लेकिन अभी आप लोग मान के चलिए 8848 किलोमीटर। ठीक है, अब आपसे पूछेगा 8848 सारे लोग जानते हैं। ठीक है, अब आपसे पूछा जा सकता है जो माउंट एवरेस्ट कितना फुट ऊंचा है। ठीक है, तो 29,028 फुट ऊंचा है। अब आप लोग को ये याद करना है 29,028 फुट ऊंचा है। क्या है 29,028 फुट ऊंचा है। ठीक है, समझ में आ गया। हाँ, एक क्वेश्चन और इसमें याद आ रहा है, जैसे कि आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है भारत की दूसरी महिला जो लगातार, ठीक है, दूसरी महिला जो लगातार दो बार एवरेस्ट पर चढ़ चुकी हैं, तो वह है आशा जमान शेख। वह कौन है आशा जमान शेख। यह 5 दिन के अंतराल के बाद जो है आपको लगातार एवरेस्ट पर चढ़ गई थी। जैसे कि संतोष यादव जो है एक बार 1992 में चढ़ी और दूसरी बार 1993 में चढ़ी, लेकिन यह जो आशा जमान शेपा है यह आपको जो है 5 दिन के अंतराल के बाद लगातार यह आपको एवरेस्ट पर चढ़ी थी। ठीक है, समझ में आ गया। यह बाला देवी जी हैं, यह भारतीय महिला फुटबॉल टीम की कप्तान है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विश्व प्रकृति दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व प्रकृति दिवस आपको 3 अक्टूबर को मनाया जाता है। 5 जून को क्या मनाया जाता है, सारे लोग जानते होंगे, विश्व पर्यावरण दिवस। और इस वर्ष इसकी थीम क्या थी, टाइम फॉर नेचर। ठीक है, 26 नवंबर को क्या मनाया जाता है, तो 26 नवंबर को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस। ठीक है, 25 जनवरी को क्या मनाया जाता है, तो 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सिप्पी जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है। सिप्पी जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है, तो सिप्पी जल विद्युत परियोजना आपको हिमाचल प्रदेश में कुछ और जल विद्युत परियोजना है, जैसे कि आपको बैरासुइल जल विद्युत परियोजना है, पार्वती जल विद्युत परियोजना है और चमेरा जल विद्युत परियोजना है। ठीक है, ये सब कहाँ पे हैं, हिमाचल प्रदेश में। अब हम लोग जम्मू कश्मीर के बारे में जान लेते हैं। जम्मू कश्मीर में आपको सलाल जल विद्युत परियोजना है, ओडी जल विद्युत परियोजना है, पकाकदुल जल विद्युत परियोजना है, कीरू जल विद्युत परियोजना है, दुलहस्ती जल विद्युत परियोजना है, सेवा जल विद्युत परियोजना है और किशनगंगा जल विद्युत परियोजना है। ठीक है, मध्य प्रदेश में कौन सा है, तो मध्य प्रदेश में आपको ओमकारेश्वर जल विद्युत परियोजना है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लेसेज फेयर की नीति किस प्रकार की अर्थव्यवस्था का अंग है। तो इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में यह बात कही जाती है
जो इसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। तो यह अर्थव्यवस्था कैसी है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था में आपको सरकार का इसमें योगदान रहता ही है, ठीक है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में आपको पूंजीवादी और समाजवादी दोनों का मिक्सअप क्या कहलाता है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो लेसेज फेयर की नीति किस प्रकार की अर्थव्यवस्था का अंग है? तो यह आपको पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का अंग है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किसी देश का जीवन स्तर किससे मापा जाता है? तो किसी देश का जीवन स्तर आपको राष्ट्रीय आय से प्रति व्यक्ति आय से मापा जाता है, ठीक है। और हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने सड़कों की निगरानी के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने सड़कों की निगरानी के लिए आपको गति पोर्टल लॉन्च किया है। और केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय के मंत्री कौन है? तो नितिन गडकरी। और ये कहाँ से हैं? तो यह आपको मुंबई से हैं, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किसने भुवन पंचायत पोर्टल को शुरू किया है? तो किसने भुवन पंचायत पोर्टल को शुरू किया है? तो इसरो ने भुवन पंचायत पोर्टल को शुरू किया। यह आपको गांव में जाके गांव में क्या क्या चीज़ की ज़रूरत है, आवश्यकता है, उसके बारे में यह जानकारी इकट्ठा करेगा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देश की पहली सुपर फैब लैब का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? बताइए। तो यह राज्य है आपको केरल, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अगले, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। कबड्डी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो कबड्डी आपको किस देश का राष्ट्रीय खेल है? देखिए, जैसा कि हम लोग जानते हैं भारत और पाकिस्तान का क्या है? भारत और पाकिस्तान का क्या है? हॉकी। और बांग्लादेश का क्या हो जाएगा तब? कबड्डी। बांग्लादेश का क्या है? कबड्डी, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ए रिवर सूत्रा पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ए रिवर सूत्रा पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह जो पुस्तक है आपको गीता मेहता के द्वारा लिखी गई है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो प्रथम मुसलमान कौन थे जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया? और यह भारत के पहले मुसलमान राष्ट्रपति भी थे, ठीक है। तो वो कौन से राष्ट्रपति थे? हैं जाकिर हुसैन, ठीक है। और यह एक ऐसे राष्ट्रपति भी थे जिनकी पद पर पहली बार रहते हुए मृत्यु हुई थी, तो ठीक है। इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है प्रथम मुसलमान कौन थे जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो वह थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। इनको 1963 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, ठीक है। तो ये और खान अब्दुल गफ्फार पहले विदेशी थे, प्रथम विदेशी थे जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और कब किया गया था? तो 1987 में, ठीक है, 1987 में। और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को 1992 में आपको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, ठीक है। और सचिन तेंदुलकर जो कि सबसे कम उम्र के, ठीक है, सबसे कम उम्र के भारत प्राप्त रत्न करता हैं, जिनको 2014 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया, ठीक है। और इसमें आपसे पूछा जा सकता है सबसे प्रथम मरणोपरांत से भारत रत्न किसको सम्मानित किया गया था? तो वह कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री। कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री को प्रथम मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, ठीक है। और भारत रत्न पुरस्कार कब से दिया जा रहा है? 1954 से दिया जा रहा है, ठीक है। और यह कब दिया जाता है? तो यह 26 जनवरी को दिया जाता है, ठीक है। और यही पुरस्कार एक ऐसा पुरस्कार है जिसको वरीयता क्रम में स्थान दिया गया है, ठीक है। भारत रत्न को जो आपको है 1977 में आपको जब बीजेपी की सरकार आई थी या जनता सरकार आई थी, तो इसने इसको बंद कर दिया था। और फिर से जब कांग्रेस की सरकार जब 1980 में आई तो इसने फिर से उसको शुरू कर दिया। और 1980 में जब फिर से शुरू किया गया तो यह आपको मदर टेरेसा को दिया गया था, ठीक है। इतनी बातें मैंने आपको भारत रत्न पुरस्कार के बारे में बतलाया है, ठीक है। एक चीज़ और ध्यान लीजिए, सबसे पहले किसको दिया गया? तो सबसे पहले 1954 में आपको सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और भारत के प्रथम राष्ट्रपति जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। देखिए 1954 में आपको राधाकृष्णन को दिया गया, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को दिया गया और डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन को दिया गया। किन कब दिया गया? 1954 में। हम लोग 1955 में भी जान लेते हैं 1955 में किसको किसको दिया गया है। क्या 1954 का सारा जानता है, हम लोग 1955 में जान लेते हैं। देखिए 1955 में आपको भगवान दास, ठीक है, उसके बाद मोक्ष गुंडम विश्ववरैया और जवाहरलाल नेहरू को दिया गया, ठीक है। तो 1955 का यह था। हम लोग 1954 का पढ़ लिए और 1955 का भी पढ़ लिए, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बलबन ने दीवाने अर्ज की स्थापना क्यों की थी? बताइए। बलबन के बारे में हम लोगों ने इससे पिछले क्वेश्चन में पूरा डिटेल के बारे में जान लिया है, ठीक है। तो बलबन ने दीवाने अर्ज की व्यवस्था क्यों की थी? तो सैन्य व्यवस्था को मजबूत करने के लिए बलबन ने दीवाने अर्ज की व्यवस्था की थी, ठीक है। बलबन ने सिजदा पैबोस शुरू किया था, बलबन ने नौरोज़ त्यौहार शुरू किया था, बलबन ने अपने आप को जिले इलाही कहा था, ठीक है। और बलबन को उलुग खान नसरुद्दीन महमूद ने कहा था। बलबन के शासनकाल में मात्र एक बार विद्रोह हुआ था, बंगाल में विद्रोह हुआ था।
इन सब बातों को हम लोगों ने बलबन के बारे में जान लिया है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन, देखते हैं क्या है। उपराष्ट्रपति के चुनाव में नामांकन के लिए कितने प्रस्तावक होने चाहिए? देखिए, उपराष्ट्रपति के चुनाव में नामांकन के लिए आपको टोटल 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक होने चाहिए। अब देखिए, उपराष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया में कौन कौन भाग लेता है? तो उपराष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया में आपको संसद के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य दोनों भाग लेते हैं। इनके में राज्य विधानसभाओं और राज्य विधान परिषद की कोई भूमिका नहीं होती है। ठीक है, और इनकी जो योग्यता होती है वही 35 वर्ष का होना चाहिए। ठीक है, और भारत का नागरिक हो, जरूरी नहीं हो भारत का में जन्मा ना हो, लेकिन भारत, देखिए जैसे कि मान के चलिए, राष्ट्रपति से संबंधित मैं भी इस बातों को बता रहा हूँ। जैसे कि मान के चलिए कोई व्यक्ति अमेरिका में जन्मा, ठीक है, लेकिन वह भारत में आके भारत की नागरिकता ले लिया, तो वह उपराष्ट्रपति पद के लिए दावेदार हो सकता है। समझ में आया? ठीक है, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो और देखिएगा यहाँ पे राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए अहिर्त हो, मतलब योग्यता, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए योग्यता रखता हूँ। ठीक है, प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन। द्वितीय कौन थे? तो जाकिर हुसैन। ठीक है, आप एक चीज़ और ध्यान दे लीजिएगा, आपसे पूछा जा सकता है जो निर्विरोध उपराष्ट्रपति कौन कौन चुने गए थे। सबसे पहले आपको हो गया राधाकृष्णन, ठीक है, उसके बाद हो गया आपको हिदायतुल्ला, और उसके बाद हो गया शंकर दयाल शर्मा। ये तीनों जो हैं कौन कौन आपको राधाकृष्णन, ठीक है, राधाकृष्णन, एम हिदायतुल्ला और आपको हैं शंकर दयाल शर्मा। ये तीनों उपराष्ट्रपति ऐसे हैं जो कि आपको निर्विरोध चुने गए थे। ठीक है, समझ में आ गया? तो नामांकन के कितने प्रस्तावक होने चाहिए? तो 20। इनमें से कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं? बताइए। देखिए, संसद के मनोनीत सदस्य लेते हैं भाग? तो नहीं। विधानसभा के मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं? तो नहीं। विधान परिषद के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं? तो नहीं। तो इनमें से सभी भाग नहीं लेते हैं। समझ में आ गया? चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन, देखते हैं क्या है। संघ की कार्यपालिका में किसे शामिल नहीं किया गया? तो संघ की कार्यपालिका भाग 5 के अंतर्गत अनुच्छेद 52 से 78 तक आता है। ठीक है, तो संघ की कार्यपालिका में आपको राष्ट्रपति आते हैं, उपराष्ट्रपति आते हैं, प्रधानमंत्री आते हैं, मंत्रिमंडल आते हैं और महान्यायवादी आते हैं। लेकिन आपको इसमें कौन नहीं आते हैं? तो लोकसभा अध्यक्ष नहीं आते हैं। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष को निर्णायक मत देने का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत है? तो अनुच्छेद 100 के तहत, 100 के तहत। ठीक है, अनुच्छेद 93 के तहत लोकसभा अपने सदस्यों में से लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कर सकती है। ठीक है, आगे समझ में? लोकसभा के बारे में मैं भी कुछ आपको एक्स्ट्रा बातें को बता दिया हूँ। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। नागलपुर नामक नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ठीक है, तो यह जो जिसके द्वारा स्थापना की गई थी उसके बारे में बता रहा हूँ। देखिए, यह जो शासक था आपको विजयनगर साम्राज्य से संबंधित था और विजयनगर साम्राज्य के तुलुव वंश से संबंधित था। ठीक है, इसके शासनकाल को तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग या तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। ठीक है, इसके शासनकाल में आपको पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पायस आया था। ठीक है, और इसी के शासनकाल में विट्ठल स्वामी का मंदिर बनाया गया था। ठीक है, और ठीक है, विट्ठल स्वामी का मंदिर बनाया गया था। ठीक है, और इस शासक के बारे में बाबर ने अपनी पुस्तक में चर्चा की है। अपनी पुस्तक में बाबरनामा में चर्चा की है। ठीक है, और तो यह शासक कौन था? तो कृष्णदेव राय ने आपको नागलपुर नामक नगर की स्थापना की थी। कृष्णदेव राय को आपको आंध्र भोज के नाम से भी जाना जाता है। कृष्णदेव राय को आंध्र भोज के नाम से भी जाना जाता है। आप लोग को मतलब ऐसा ही याद कर, ऐसा ही पढ़ना है। एक डिटेल कोई देखे तो उसके बारे में सोचना है, इसके बारे में और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है। ठीक है, तो क्या आंध्र भोज के नाम से जाना जाता था। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की और। ठीक है, हाँ, एक चीज़ और, इसने आपको अम्युक्त मालयात पुस्तक की भी रचना की थी। अम्युक्त मालयात पुस्तक की भी रचना की थी। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हरिहर प्रथम ने किस नदी के तट पर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी? देखिए, हरिहर और बुक्का ने, देखिए 1336 ईस्वी यानी 14वीं सदी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। किसने? हरिहर और बुक्का ने। ठीक है, 14वीं सदी में या 1336 ईस्वी में। किसके समय? तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय। ठीक है, और हरिहर का पुत्र ही था हरिहर द्वितीय, जिसने आपको महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। ठीक है, तो किस नदी के तट पर? तो तुंगभद्रा नदी के तट पर। अगर तुंगभद्रा ना हो तो आप कृष्णा मार सकते हैं। अगर कृष्णा और तुंगभद्रा दोनों दिया हो तो आप लोग तुंगभद्रा मारिए। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
बाल गंगाधर तिलक के राजनीतिक सोच के विरोधी कौन थे? तो बाल गंगाधर तिलक के राजनीतिक सोच के विरोधी कौन थे? तो महादेव गोविंद रानडे बाल गंगाधर तिलक के राजनीतिक सोच के विरोधी थे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। महात्मा गांधी पहली बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिए थे? तो महात्मा गांधी पहली बार कांग्रेस के 1901 अधिवेशन जो कि कलकत्ता में हुआ था उसमें भाग लिए थे। 1924 में बेलगांव में जो अधिवेशन हुआ था, महात्मा गांधी उस कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्ष बने थे। 1911 में क्या हुआ था? तो 1911 में पहली बार जनगण मन गाया गया था। किसकी अध्यक्षता में? कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित बिशन नारायण धर। ठीक है, 1931 में क्या हुआ था? तो 1931 में पहली बार सरदार वल्लभ भाई पटेल आपको कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष बनाए गए थे, और एक बार मात्र ये भी बने 1931 में। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। कविंद्राचार्य, ठीक है, कविंद्राचार्य किस मुगल शासक के दरबार में रहा करते थे? तो कविंद्राचार्य आपको शाहजहां के दरबार में रहा करते थे, और कविंद्राचार्य ने सरस्वती की उपाधि धारण की थी। किसकी? सरस्वती की उपाधि धारण की थी, और कविंद्राचार्य ने ही शाहजहां से अनुरोध करके तीर्थ यात्रा कर को समाप्त करवा दिया था। ठीक है, इतनी बातें आप कविंद्राचार्य के बारे में जान लीजिए। ठीक है, हम चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। लाला लाजपत राय द्वारा शुरू की गई पत्रिका वंदे मातरम का संपादन किस भाषा में किया गया था? बताइए, तो किस भाषा में शुरू किया गया था? तो इन्होंने लाहौर से इस पत्रिका का संपादन किया था और उर्दू भाषा में किया था। हालांकि अरविंद घोष ने भी वंदे मातरम का संपादन शुरू किया था, लेकिन उन्होंने किस भाषा में शुरू किया था? तो उन्होंने अंग्रेजी भाषा में वंदे मातरम का संपादन शुरू किया गया था। ठीक है, अब चलते देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। हंटर आयोग का संबंध शिक्षा में किस सुधार पर? तो हंटर आयोग आपको 1882 में आया था, और इसने प्राथमिक शिक्षा से संबंधित, ठीक है, प्राथमिक शिक्षा से संबंधित में शिक्षा में सुधार से संबंधित था। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। सैयद शासकों के इतिहास को जानने से संबंधित कौन सी पुस्तक है? देखिए, इस पुस्तक को जो लिखा है आपको याहिया बिन अहमद सरहिंदी ने लिखा है। आप समझ में आ गया कौन सी पुस्तक? देखिए, सैयद शासकों के इतिहास को जानने से संबंधित कौन सी पुस्तक है? तो यह पुस्तक एक ऐसी पुस्तक है इस पुस्तक को आपको याहिया बिन अहमद सरहिंदी ने लिखा है। तो कौन सी पुस्तक है? तारीख़-ए-मुबारक शाही। देखिए, तारीख़-ए-हिंद हम लोग जानते हैं किसने लिखा है? अमीर-ए-खुसरो। किसने लिखा है? अमीर खुसरो ने। ठीक है, और इस तारीख़-ए-हिंद को हम लोग सबक़-ए-हिंद के नाम से भी जानते हैं। रेहाला किसने लिखा था? इब्न बतूता ने। किसके समय? तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय। ठीक है, तबक़ात-ए-नासिरी, इस पुस्तक को किसने लिखा है? तो बिनहास उस सिराज ने। और यह जो पुस्तक है तबक़ात-ए-नासिरी नसरुद्दीन शाह को समर्पित है। हालांकि इस पुस्तक में आपको महमूद गौरी जो भारत में विजय किया है उसके बारे में चर्चा है। ठीक है, और ये तारीख़-ए-मुबारक शाही जो है आपको सैयद वंश का शासक था मुबारक शाह के संरक्षण में आपको किसने लिखा था? याहिया बिन अहमद सरहिंदी ने। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अमीर खुसरो निम्न में से किसके दरबार में नहीं रहे थे? देखिए, अमीर खुसरो और निजामुद्दीन औलिया दिल्ली सल्तनत के 8 सुल्तानों के शासनकाल देखा था। देखिए, कौन कौन से? बलबन, कैकुबाद, मुबारक खिलजी, मुबारक शाह, अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी, आपको मोहम्मद बिन तुगलक, जलालुद्दीन खिलजी, और इसमें और ये आपको फिरोज शाह तुगलक के दरबार में नहीं रहे थे। फिरोज शाह तुगलक के दरबार में मतलब आप डायरेक्ट समझ लीजिए, बलबन से लेकर मोहम्मद बिन तुगलक के बोझ पे जो भी शासक आ रहे हैं उन सब के दरबार में अमीर खुसरो रहे थे। ठीक है, समझ में आ गया। चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। किस अनुच्छेद के द्वारा राज्यपाल विधेयकों पर अनुमति दे सकता है या राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर सकता है? यह कौन सा है? देखिए, अनुच्छेद 174 के तहत, सॉरी हाँ, अनुच्छेद 174 के तहत क्या होता है? तो अनुच्छेद 174 के तहत जो है राज्यपाल विधानमंडल का आपको सत्रावसान कर सकता है। ठीक है, सत्र स्थगित कर सकता है। तो विधानमंडल से संबंधित उसको अधिकार है। ठीक है, अनुच्छेद 165 में क्या है? तो अनुच्छेद 65 में आपको राज्य के महाधिवक्ता से संबंधित है। ठीक है, अनुच्छेद 161 क्या है? तो राज्यपाल क्षमा कर सकता है फांसी को छोड़ के और कोर्ट मार्शल को छोड़ के, सैनिकों के द्वारा सैन्य न्यायालय द्वारा जो दिया जाता है इसको छोड़ के। अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल विधेयकों पर अनुमति दे सकता है या राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रख सकता है। ठीक है, समझ में आ गया। चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। संविधान सभा की प्रारूप समिति ने अपनी रिपोर्ट कब पेश की थी? देखिए, संविधान सभा की प्रारूप समिति ने अपनी रिपोर्ट कब सौंपी थी? तो 21 फरवरी 1948 को, और इसने आपको कब बनाया था? 29 अगस्त 1947 को। 29 अगस्त 1947 को
प्रारूप समिति का बनाने का विचार किसने दिया था? तो प्रारूप समिति बनाने का विचार आपको BN राव ने दिया था। किसने दिया था? BN राव ने दिया था। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर। ठीक है। और प्रारूप समिति में टोटल सदस्य कितने थे? तो प्रारूप समिति में टोटल सदस्यों की संख्या 7 थी। तो 7 सदस्य कौन कौन थे? जैसे देखिए, भीमराव अंबेडकर आपको अध्यक्ष थे, गोपाल स्वामी अयंगर थे, ठीक है, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर थे, ठीक है, BL मित्र थे जो कि आपको जब माधवराव की मृत्यु हो गई थी, माधवराव की मृत्यु के बाद BL मित्र को बनाया गया था। ठीक है। उसके बाद आपको DP खेतान थे और इनकी मृत्यु के बाद 1948 में कृष्णाचारी को बनाया गया था। ठीक है। और उसके बाद आपको बने थे सैयद मोहम्मद। कौन थे? सैयद मोहम्मद, जो कि थे आपको प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, समझ में आ गया। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। भारतीय संविधान में प्रस्तावना का विचार कहाँ से लिया गया है? भारतीय संविधान में प्रस्तावना का विचार कहाँ से लिया गया है? तो प्रस्तावना का जो विचार है आपको अमेरिका से लिया गया है। और प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है? तो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ठीक है। अब ऑस्ट्रेलिया से कुछ और चीज़ लिया गया है, समवर्ती सूची ली गई है। ठीक है। केंद्र एवं राज्य के बीच संबंध लिया गया है तथा शक्तियों का विभाजन लिया गया है। ठीक है। और संसदीय विशेषाधिकार ली गई हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। सुरमा घाटी तेल उत्पादक क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? देखिए, तो इस राज्य में जो है आपको नोवा तेल उत्पादक क्षेत्र भी है, डिरलिंग भी है, नाहरकटिया भी है, हगरी जान मोरान भी है, रुद्र सागर भी है, लकवा भी है और मोरान भी है। तो वह क्षेत्र कौन सा है? तो यह क्षेत्र है आपको असम। कौन सा है? असम। अब देखिए गुजरात में कौन कौन सा है? नवग्राम है, कलोल है, धोलका है, सोमांसन है, कोसांबा है, जगतिया गोधरा है। ये सब कहाँ पे है? गुजरात में है। ठीक है। अब आंध्र प्रदेश में कौन सा तेल उत्पादक क्षेत्र है? तातीपाका है और विशाखापत्तनम है। तमिलनाडु में कौन कौन सा है? मंगमडम है, अवाड़ी है और विडुगंबकम है। ये सब कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। त्रिपुरा में कौन सा तेल उत्पादक क्षेत्र है? तो बारानूड़ा है। ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन अब क्या है। इनमें से कौन सी बकरी की नस्ल नहीं है? देखिए, उस्मानाबादी बकरी की नस्ल है, मालवाड़ी बकरी की नस्ल है, बरबरी ये भी बकरी की नस्ल है और देवनी ये आपको किसकी नस्ल है? तो गाय की नस्ल है। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। गौड़ीमारा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? इस राज्य में आपको बक्सा राष्ट्रीय उद्यान ही मिल जाएगा, न्योरा वैली भी मिल जाएगा, सिंगीलाला भी मिल जाएगा, जल्दपारा भी मिल जाएगा और बक्सा भी मिल जाएगा। समझ गए होंगे किस हम राष्ट्रीय उद्यान की बात कर रहे हैं। तो वह राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य, यह सब राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल में। केरल जिस पार्क के अंत में आप देख लीजिएगा 16 हो तो वह कौन सा राज्य हो जाएगा? केरल। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। महात्मा बुद्ध की माता किस वंश से संबंधित थे? देखिए, महात्मा बुद्ध के पिता जो थे आपको सांख्य वंश से संबंधित थे और महात्मा बुद्ध की माता कोलीय वंश से संबंधित थे। किस वंश से संबंधित थी? तो कोलीय वंश से संबंधित थी। जैन धर्म में मोक्ष के लिए जो साधन बताए हैं इनमें से कौन सा नहीं है? देखिए, सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान है, सम्यक चरित्र है। आपको सम्यक संकल्प जो है आपको मोक्ष के लिए साधन जो है जैन धर्म में नहीं बताया गया। क्या? सम्यक संकल्प। वहाँ के सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान है, आपको सम्यक चरित्र है। और जैन धर्म में आपको ब्रह्मचर्य सिद्धांत किसने जोड़ा था? तो भगवान महावीर ने जोड़ा था। टोटल आपको जैन धर्म में 24 तीर्थकर थे। 24वें तीर्थकर कौन थे? भगवान महावीर। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। इनमें से किस मुगल कालीन विद्वान ने अमेरिका की खोज का उल्लेख किया है? तो यह कौन सा विद्वान है? तो यह विद्वान आपको है अबुल फजल। कौन सा है? अबुल फजल ने जो है आपको अमेरिका की खोज का भी उल्लेख किया है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य पेड़ पौधों का नहीं है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य पेड़ पौधों का नहीं है? देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करता है, पेड़ पौधा करता है, सौर का अवशोषण भी करता है, वायु का प्रदूषण नहीं करता है। पेड़ पौधा आपको वायु का प्रदूषण नहीं करता है, बाकी ऑक्सीजन तो छोड़ता ही है। ठीक है, इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा? वायु का प्रदूषण। धारणीय कृषि का क्या अर्थ है? देखिए, धारणीय शब्द जब भी आ जाए तो किसी चीज़ का इस प्रकार से उपयोग करना ताकि वह अभी भी उपजाऊ रहे और बाद में भी उपजाऊ रहे। तो देखिए क्या है, तो भूमि का इस प्रकार प्रयोग करना कि उसकी गुणवत्ता बनी रहे। समझ में आ गया धारणीय कृषि का मतलब क्या है? चलिए, हो गया। ये टोटल हमारा 50 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट था। आपको कैसा लगता है ज़रूर बताइए। कुछ सुधार की भी ज़रूरत है वो भी बताइए। अगर आपको अच्छा लगता है तो चैनल को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, चलिए, गुड बाय, टेक केयर।